नमस्कार। योग यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। योग यात्रा में हम आए हैं इस बार हरिद्वार और हरिद्वार के शांति कुंज में, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसमें 5000 से ज़्यादा जिसके सेंटर हैं और 80 से ज़्यादा देशों में ये सारा का सारा अभियान चलता है। और ये अभियान देश में संस्कृति को, परंपरा को, योग को, इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये एक विचार क्रांति भी है और ये एक संस्कार क्रांति भी है। इस क्रांति का मतलब आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ का योग विभाग है, योग विज्ञान विभाग है, उसमें कितने छात्र हैं, कितने छात्रों ने अभी तक यहाँ से वो पास आउट हुए हैं और उनका क्या प्रोफाइल रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो डीन हैं वो हैं, उनका हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ 2002 से ही पाठ्यक्रम शुरू हो गए थे, जिसमें हमने मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी सब शुरू कर लिया था। और 2004 में हमारा पहला सत्र निकला, 2001 के बाद 2003 के बाद 2004 में इस तरह से क्रम चलता रहा। और उसी क्रम में अभी तक हमारे यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में बच्चे आते रहे। इस सत्र में हमारे यहाँ 350 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी हैं, जिसमें हमारे यहाँ बीएससी योगिक साइंस है, एमएससी योगा थेरेपी है, एमए एमएससी मानव चेतना योग विज्ञान विभाग योग विज्ञान है। और इस तरह से एक और भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें योग विज्ञान और वैकल्पिक चिकित्सा विभाग उसके अंतर्गत चलता है, तो वो भी उसमें भी योग का विषय है। इसके अलावा मनोविज्ञान विभाग में भी योग के कुछ विषय होते हैं। इस तरह से अगर पूरे देखे जाए तो 500 से ज़्यादा विद्यार्थी योग से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जो योग से जुड़े हुए जो छात्र हैं, अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है? हमारे यहाँ जो भी बच्चे योग में करते हैं, चाहे वो 6 मंथ का पहले कोर्स करते थे, अभी बंद है, जो कि एनईपी आ गया तो लगभग साल भर के बाद सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है। लेकिन 6 मंथ से लेके किसी भी तरह के पाठ्यक्रम करने के बाद उनके पास जो अपॉर्चुनिटी होती थी, उसमें समाज में विभिन्न तरह से काम करने का अवसर था। जो उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं, उस शिक्षा में सेवाएं दे रहे हैं। उसमें विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं और विभिन्न तरह के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा स्कूल्स हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हैं और डीएसपी डीपीएस है। इस तरह के बहुत सारे विद्यालयों में अपनी सेवाएं देते हैं। जो स्वास्थ्य की जो हमारे विभिन्न प्रकल्प हैं, जिसमें कि सामुदायिक हेल्थ सेंटर है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, इन सभी जगहों पे काम करते हैं बच्चे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अपना सेंटर भी डालते हैं, विभिन्न सेंटरों से जाके जुड़ते हैं और बहुत बड़ा वर्ग हमारा होम ट्यूशन में भी इन्वॉल्व रहता है। एक आखिरी सवाल ये भी कि जो एक तरह से आपके जो छात्र हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो विदेशी धरती पर भी गए हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं, क्या डेटा है, कितने छात्र हैं और कितने देशों में गए होंगे, क्या अंदाजा है? वैसे तो चीन, वियतनाम, विभिन्न, और अगर देखा जाए तो हांगकांग, मॉरिशस, भूटान, अभी आईसीसीआर के माध्यम से हमारे बच्चे जाते रहते हैं। आईसीसीआर जो एक भारतीय जो संस्कृति संबंध परिषद है, उसके माध्यम से हर साल 7 से 8 विद्यार्थी 40-50 जाते ही जाते हैं। तो विभिन्न देशों में इस समय भी वो काम कर रहे हैं। इस वर्ष भी 5-7 बच्चों का चयन हुआ है। तो लोग 40 से 50 देशों में हमारे बच्चे विभिन्न रूपों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, वही गुरु होता है। गुरु ही आपको दीक्षा देता है। गुरु दीक्षा देता है, इसका मतलब है उसको पद्धति बताता है, आपकी जीवन की पद्धति का दिग्दर्शन करता है। आपको उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। आपका समर्पण कितने स्तर का है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। आपका गुरु शिष्य का संबंध कितना गहरा हुआ, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको ये तय करना है कि आपने जो गुरु लिया है, गुरु किया है, उसके प्रति आपका समर्पण कितना है। हम पहले देखते हैं गुरु कैसा है, गुरु कितना पहुंचा है, ये हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये देखा आपने, पहले नहीं देखा है, तो आपने समर्पित कैसे कर दिया? आपको समर्पित तभी करना है जब आपको देखना है। आपने विश्वास कर लिया कि ये मेरे को पार लगा सकता है, मुझे दिशा दे सकता है, मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकता है, तो फिर वो गुरु आप एक्सेप्ट कर लें। योगा कर्मसु कौशलम, काम के अंदर कौशलता प्राप्त करना, ये कौन बताएगा? दूसरा कुशल व्यक्ति ही बताएगा आपको कौशल कैसे लाना है। तो वो हमको करना चाहिए। जीवन के अंदर हमको अपने आप के निर्धारण करके तय करना है, मुझे क्या स्थिति में हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ। क्या मैं गुरु शिष्य के संबंध को निभा रहा हूँ? संबंध निभाना पड़ता है, संबंध बनता नहीं, रिलेशन बनते हैं।
रिलेशन निभाने नहीं पड़ते, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध वो निभाना पड़ता है। गुरु ने जो आपको दीक्षा दी, जो बताया, उसके ऊपर आपने अमल किया कि नहीं किया। जैसा मैं अपने बच्चों को, हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को वैसा डायरेक्टली योग तो पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक विषय है, कंपलसरी विषय है बच्चों को, लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन। इसके अंदर बच्चों को बताते कि हमको किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से। उनको ये पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं मनुष्य हूँ, इसका उद्देश्य क्या है। लोग कहते, अच्छे लोग कहते साहब मैंने सोचे नहीं इसके ऊपर, इसका कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ना, किसी चीज़ का उद्देश्य होना। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, सोचो उसके ऊपर। तो सोचने की एक पद्धति आपको दी, आपको एक दिशा दी है मैंने। सोचो, कैसे सोचो, किस विषय पे सोचो, किस तरह से सोचो। उसके अंदर आपको विभिन्न विभाग दिखते हैं, उसके दिशा निर्देश करता हूँ। और जब बताते जाता है वो गुरु होता है, वो बताते जाता है आपको क्या करना है, कैसे सोचना है, किस तरह से दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए। और फिर मनुष्य को सोचता है कि नहीं, ये मेरे से ज़्यादा जानता है, वो बताता है आपको आपके जीवन का उद्देश्य कैसे होना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी को पूछ लिया था कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। उन्होंने कहा कि आपके एवरी ह्यूमन इज़ पोटेंशियली डिवाइन एंड माई एंडेवर इज़ टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। आपके अंदर का देवत्व कैसे जागृत रहे, ये आपको बताने का काम है मेरा। मेरे जीवन का उद्देश्य वही है कि आपके अंदर के देवत्व को जागृत करूँ मैं। हमारे यहाँ जो हमारा मिशन है गायत्री परिवार, उसमें गुरुदेव ने यही कहा ना, मनुष्य में देवत्व का जागरण, मनुष्य के अंदर देवत्व है, उसको जागृत कैसे करना, ये बताने का काम उन्होंने कहा। ये मेरा जीवन का उद्देश्य कि मैं यही काम करूँगा। कुछ तो दिशा होनी चाहिए ना, मुझे करना क्या है जीवन के अंदर। केवल प्रॉपर्टी बनाना है, फैमिली बनाना, करना क्या है, कुछ मोटा उद्देश्य लेके चलना है, बड़ा उद्देश्य लेके चलना है। वो बताने का काम जो करता है वो गुरु होता है। योग शिक्षक मतलब एक शिक्षक होता है जो आपको बताता है कि योग किस तरह से आपको अमल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। गुरु होता है दिशा निर्देश देता है आपको, एक पद्धति बताता है आपको, आप अपना निर्णय स्वयं ले सके इतनी परिपूर्णता देता है आपको, पूर्णता के लिए ले जाता है। पूर्णाहुति जिसको कहते हैं, उस पूर्णता को आप तक ले जा सकता है, वो बताता है, गाइड करता है। प्रत्यक्ष मदद नहीं करता, लेकिन आपको दिशा दे देता है। आपको चलना तो आपको ही है, शिष्य को तो चलना ही पड़ता है। गुरु केवल एक हाथ ऐसी स्थिति है जहाँ शिष्य अड़ गया है तो उसको मार्गदर्शन करने के लिए और करीब आके उसको दिशा निर्देश बता देगा, लेकिन चलना तो शिष्य को ही, प्रयास तो शिष्य को ही करना पड़ता है। और गुरु शिष्य का संबंध यही अलौकिक होता है, और ये अलौकिकता प्राप्त करना यही एक बहुत बड़ा उद्देश्य अपने जीवन का होना चाहिए कि मुझे अच्छा गुरु मिले और मेरे जीवन को कुछ दिशा मिले। मुझे क्या करना है, मैंने आके किया क्या यहाँ पे। अगर मैं सोचूं कि मैंने क्या किया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रहा, तो मुझे सेटिस्फाइंग लगना चाहिए, सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए। नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा उद्देश्य यही होना चाहिए, जीवन का मेरा उद्देश्य है। बाकी लोगों ने, मेरे मित्रों ने खूब कमाया, प्रॉपर्टी कमाई, ये और बहुत बड़ी चीज़ें बनाई, मैंने कुछ नहीं किया उसमें से, लेकिन जो है उसके अंदर मैं खुश हूँ, संतोष मिला मुझे, जो लोगों को आज नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले हैं पर संतोष ही नहीं है। हमको संतोष है, पैसे है कि नहीं इसके बारे में मैं सोचता नहीं। मुझे संतोष मिला, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, और वो गुरु ने मुझे दिया, वो मार्गदर्शन गुरु ने किया, वो मेरा गुरु है। वो गुरु शिष्य संबंध है। ऐसा गुरु आपको जो दिशा देता है, एक जीवन पद्धति बताता है, तो वो योग हो जाता है। उस योग को हमको जीवन पद्धति को धारण करना पड़ता है। शांति कुंज में जो देव संस्कृति महाविद्यालय यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का जो ये योग विभाग है, ये किस मायने में खास है, ये हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा जुड़े हैं। आप यहाँ पर योग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, एक बार इस बारे में भी कुछ बताइए। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस मामले में एक अनूठा विश्वविद्यालय है जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो पूरे देश में सोशल इंटर्नशिप में जाते हैं, 1 महीने रह करके क्षेत्रों में योग सिखाते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षक और स्टाफ उत्तराखंड के लगभग सभी जेलों में जाकर वहाँ के कैदियों के लिए और स्टाफ के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। पुलिस के लिए और सेना के लिए भी हम लोगों ने विशेष कैंप लगाए हैं, जिससे उनको काफ़ी अधिक लाभ हुआ है। तो मैं कहूँगा इस मामले में हमने एक अनूठी पहल की है। श्रद्धेय डॉक्टर किस तरह का लाभ होता है? आप ये सब सिखाने, पुलिस को, सेना को, कैदियों को और भी अलग अलग मरीजों को, बाकी सब किस तरह का लाभ होता है?
उनको शारीरिक तो लाभ होता ही है, इसके अलावा मानसिक लाभ भी होता है, क्योंकि उनको हम सिखाते हैं कि इसके साथ साथ आप स्वाध्याय करें। पंडित श्री राम शर्मा ने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों का स्वाध्याय करें, जिससे उनके जीवन में निश्चित तौर पर काफ़ी अधिक परिवर्तन आ रहा है। आपके जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में आप कुछ कहेंगे कि उनकी जो प्रोफाइल, परफॉर्मेंस और जो अभी जो आपके पास जो सत्र है उसमें जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर भी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे यहाँ से जो भी विद्यार्थी पास आउट होते हैं वो देश के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। कुछ ने अपना खुद का योगा सेंटर खोला हुआ है। बाकी अगर हम बात करें देश में, तो अच्छे अच्छे जो भी विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ के एलुमनी जो हैं वो डीन हैं, कहीं पे एचओडी के रूप में कार्यरत हैं और यहाँ से पाई हुई शिक्षा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस का हम उसके छात्र जो हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे, एक सैंपल लेने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जब उनका नाम क्या है, उनकी क्लास कौन सी है और पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन जब से उन्होंने योगाभ्यास शुरू किया क्या उन्हें अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल या किसी भी तरह का कोई उन्हें बदलाव देखने को मिलता है, मन में, शरीर में, बुद्धि में, आत्मा में, आदि आदि। ठीक है, बताइए। प्रणाम सर, मेरा नाम अंजलि है और मैं बीएससी योगा की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और योग डिपार्टमेंट से हूँ। तब से हम यहाँ आए हैं, तब से मतलब पूरा सुबह जल्दी उठना, हमारी 5 बजे मतलब योगा क्लास होती है तो हम 4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद मतलब तैयार होकर क्लास, फिर उधर उसके बाद आने के बाद दूसरी क्लासेस होती हैं तो उस पर मतलब टाइम टू टाइम पहुँचना और मतलब जितने भी अपने मतलब काम होते हैं उसको टाइम टू टाइम कर लेते। और घर पर किस टाइम उठते थे? तब घर पर थे तब तो थोड़ा लेट उठते थे। लेट यानी क्या? 8 बजे, 8:30। हाँ, मतलब 3 घंटे का टाइम जो है वो अंजलि ने बचा लिया है। प्रणाम, मेरा नाम गरिमा प्रजापति है। मैं बीएससी योगिक साइंस से एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस की छात्रा हूँ। हाँ। मुझे यहाँ पे जब से मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ है तब से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा यहाँ पे। मैं घर में थोड़ा सा टाइम को लेके बहुत ज़्यादा वो कर लेती। सीखा या सिखा दिया गया? सिखा दिया गया और सीखा भी कुछ। सीखा भी और सीखने से ज़्यादा सिखा दिया गया। मेरा नाम साक्षी रविकर है। मैं बीएससी योगिक साइंस से पढ़ रही हूँ और अभी कुछ दिसंबर में पिछले साल यहाँ से योगा कंपटीशन के लिए गए थे। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 3rd नंबर पे पोजीशन लाई है। यहाँ और यहाँ से पहले यानी योग से पहले आपका जो डेली लाइफ है उसमें बदलाव जो है उसको भी बताइए। मैं पहले 6 बजे उठा करती थी, अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट सीखा है यहाँ पर और अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर अध्यात्म के प्रति जागरूकता आ रही है और दूसरों के सम्मान करना वगैरह जो सिखाते हैं, कर्तव्य वगैरह वो सब। आध्यात्म का क ख ग भी यहाँ पर सीखने के लिए मिल रहा है छात्रों को। छात्रे त्यागी गुणे रागी, मतलब छात्र को त्याग करना होता है आलस्य का और भी इस तरह के दुर्गुणों का, और गुणे रागी मतलब गुणों के प्रति उसको अनुराग यानी प्रेम रखना होता है। तब इस तरह के छात्र जो हैं वो अपने आप के व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। 2 छात्र और हमारे साथ हैं, उनसे भी हम कुछ उनका रिएक्शन लेंगे। आप अपना नाम बताइए, अपनी क्लास बताइए, अपना कब से योगाभ्यास कर रहे हैं, जो चेंज हुआ है, लगता है कि कुछ बदला है, ठीक है, वो भी बताइए। प्रणाम सर, मेरा नाम करिश्मा है और मैं छत्तीसगढ़ से आई हुई हूँ और ये मैं वहाँ से सिर्फ योगा के उद्देश्य से आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ योगा के अलावा और भी कुछ सीखने को मिला। जप, ध्यान, साधना और ये सब कुछ सीखने को मिला और यहाँ मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना सीखी। प्रणाम, मेरा नाम शांभवी यादव है। मैं एमएससी योगा थेरेपी से यहाँ किया है और मैं बहुत सालों से 15 साल से ऊपर से योगा अभ्यास कर रही हूँ। यहीं का एक स्कूल है जो गायत्री विद्यापीठ है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। देन बैचलर्स और मास्टर्स मैंने यहाँ से किया है। तो मैंने बहुत टाइम से योगा खेला भी है और अभ्यास भी किया है।
तो मतलब यहाँ आने से पहले मैं एज अ उसको स्पोर्ट्स देखती थी और मतलब कि खेल के हिसाब से खेलते थे, तो इतना ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं था। पर जब हम यहाँ आए तो हमने उसके पीछे का अध्यात्म जाना और उसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है और जिस कारण से कहा जाता है कि ये बेनिफिट्स मिलता है। सब कहते हैं कि आसन करने से हमें बेनिफिट मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है वो, तो उसका जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल और जो कारण है तो उसको हम अच्छे से जान पाए हैं। और जैसे कि मतलब यहाँ पे हमने गेम्स खेला तो गेम्स में बहुत सारे मेडल्स जीते, तो उससे बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो मुझ में डेवलप हुआ है, जो कि पहले नहीं था। जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो पहले मुझे बहुत डर लगता था, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद मिला सीखने को। बिल्कुल। नमस्कार, मैं ध्यान के बारे में इतना कह सकती हूँ, योगा के साथ साथ हमारा ध्यान भी उसी में इंक्लूडेड हो जाता है। मेडिटेशन प्रमोट्स द सेल्फ कंट्रोल। ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, और जब एक ही मंत्र का उच्चारण बार बार किया जाता है, गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है, उसके एक बार वाइब्रेशन से 1,10,000 बार वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। तो जब एक ही मंत्र का उच्चारण आप बार बार करते हैं तो वह मंत्र न्यूरॉन्स पर अंकित होकर के अपनी पुनरावृत्ति से बार बार एक एनर्जी छोड़ता है, जिसे रेजोनेंस साउंड ऑफ एनर्जी कहते हैं। और यही मंत्र जब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तब यह वातावरण से उसी प्रकार की चुंबकीय तरंगों को आकर्षित करके हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कई गुना लाभ प्रदान करता है। तो ध्यान से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। ध्यान में हमारा मस्तिष्क गूगल की तरह कार्य करता है, और जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं, हम कहते हैं, कहा जाता है कि 17 सेकंड तक अगर आप एक ही विचार पर ध्यान फोकस करते हैं, एक ही विचार का ध्यान करते हैं, तो वातावरण में ईथर में उसी प्रकार की परिस्थितियां निर्माण लेने लगती हैं, क्योंकि विचार कभी नष्ट नहीं होता। हमारे द्वारा किया गया विचार वातावरण में जाता है और उसी प्रकार के विचारों को संकलित कर हमारे पास लौट कर आ जाता है। इस योग यात्रा में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में ही जो गुरुकुल कांगड़ी है उसमें हम जुड़ने की कोशिश करेंगे वहाँ के योग विज्ञान विभाग से। ये वही गुरुकुल कांगड़ी है जो महर्षि दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित की थी। अपनी 3 दिनों की इस योग यात्रा में हम हरिद्वार से वापस लौटे हैं और हमारा ये आखिरी पड़ाव है गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने की। और इस विश्वविद्यालय की खास बात यह है कि इस विश्वविद्यालय में यहाँ 2 कैंपस हैं, एक छात्रों के लिए है, एक छात्राओं के लिए है, और ये दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का अंतर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 1902 से ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ। 1984 में यहाँ पर योग का डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। 1992 में यहाँ पर योग का पाठ्यक्रम पूरे भारत में सबसे पहले लॉन्च हुआ। इस विश्वविद्यालय की जो और ख़ास बातें हैं उसको समझेंगे, और इस योग यात्रा में यहाँ का जो योग डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, ये भी समझेंगे। आइए मेरे साथ। गुरुकुल कांगड़ी की आधारशिला जो है वो स्वतंत्रता, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वावलंबन जैसे आदर्शों की ज़मीन पर तैयार हुई, रखी गई, और इसी में से हिंदी को बहुत महत्व दिया गया, इसी में योग को बहुत महत्व दिया गया। ये महत्व कितना दिया गया वो यहाँ पर जो योग विज्ञान विभाग है वो बताएंगे। उसके जो डॉक्टर उधम सिंह हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले यही कि योग को लेकर के जो आज चर्चा है, ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी, भले ही इसका नाम उस तरह से न लिया जाता हो, लेकिन ये एक लीडिंग यूनिवर्सिटी थी जिसने योग को आगे बढ़ाने का काम किया अपने, ठीक है, उसको कोर्स में लेकर के आई। हाँ बिल्कुल। सच्चाई कितनी? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने सर्वप्रथम योग को कोर्स के रूप में, नए पाठ्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया। पूरे देश और दुनिया में जब केवल संस्थाओं में योग का प्रशिक्षण दिया जाता था तो इस विश्वविद्यालय ने इसमें नए इनोवेशन के साथ नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए, जिनमें BA, BSc, MA, MSc
और 96 में तो पीएचडी प्रारंभ करके ये दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने एकेडमिक क्षेत्र में कोर्सेज के रूप में योग को एक तरीके से लॉन्च किया। तो ये एक प्रकार से प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो देश और विदेश में इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। जब भी विद्वानों में योग से संबंधित कोई भी चर्चा होती है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की अन्य समितियाँ हों, वो उनमें ज़रूर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व रहता है। योग का पाठ्यक्रम कौन से सन में शुरू किया गया है? यहाँ पे सर्वप्रथम प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी ने इस विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विभाग प्रारंभ किया 1984 में और विधिवत जो डिग्री, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के जो कोर्स प्रारंभ हुए वो 92 में हुए और 1996 में यहाँ से पीएचडी प्रारंभ हुई। बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं कि करीब 34-35 साल पहले यहाँ पर एकेडमिक तौर पर योग का शिक्षण, प्रशिक्षण और यहाँ तक कि उसके शोध का काम भी जो है वो जो उन्होंने बताया कि 94 में शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर जो शोध छात्र हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो यहाँ शोध है, शोध में जो उनकी पकड़ है, बारीकी है, ठीक है, उसे भी हम समझेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं और आपके शोध का विषय भी बताएं। जी नमस्ते, मेरा नाम कार्तिकेय है और गुरुकुल कांगड़ी योग विज्ञान विभाग में शोध छात्र हूँ। मेरा विषय योग निद्रा का लेकर है, उनका छात्रों पर प्रभाव, एडोलसेंट स्टूडेंट्स पर प्रभाव, उसको लेकर मेरा विषय है। तो चाहे उनकी अटेंशन को लेकर बात हो, कंसंट्रेशन को लेकर बात हो, और जो कि स्वाभाविक तौर पर हम देख सकते हैं कि इस कोरोना के ज़माने के बाद अब जो तेज़ी से बच्चों का अटेंशन का स्तर गिरा है और ख़ासकर जो रील कल्चर चला है, तो इस विषय को लेकर मेरा जो है शोध का काम है। ध्यान नहीं टिकता है। जी बिल्कुल सही बात है, ध्यान नहीं टिकता है, अटेंशन कम हो गई है, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, इमोशन रेगुलेशन का एक बड़ा इशू है। नहीं, ये तो आपका रिसर्च है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। जी, सॉल्यूशन है योग निद्रा। तो योग निद्रा का जो प्रभाव है उसको साइंटिफिक तरीके से और उनकी स्टडीज़ करके उसका जो फिर सामने रिजल्ट आएगा वह तय करेगा कि योग निद्रा का कितना छात्रों पर प्रभाव है। एक और शोध छात्र हमारे बीच में हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका शोध का विषय क्या है। जी आइए, अपना नाम भी बताएं और अपने शोध का विषय भी बताएं। जी नमस्ते, मेरा नाम ओनित कुमार है और मैं गुरुकुल कांगड़ी के योग विज्ञान विभाग से ही शोध कर रहा हूँ यहाँ पर। और मेरा शोध का विषय है ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ हठा योगा इन कश्मीर शैविज्म। कश्मीर के शैविज्म पर। जी, तो जो हठ योग के ग्रंथ हैं ज़्यादातर हमें जो मिलते हैं वो 10वीं 12वीं सदी में ही मिलते हैं। उससे पूर्व में के ग्रंथों में कहीं हठ योग का इतना स्पेसिफिक रूप। दर्शकों को आप हठ योग के बारे में एक लाइन में बता सकते हैं, क्या होता है हठ योग? हठ योग जो है वो हकारेण और ठकारेण से लिया गया है। वैसे है से हकार और ठैसे ठकार। हकार और ठकार जो होता है वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना होता है। जी, उसकी ऊर्जा को जो है एक सुषुम्ना नाड़ी जो मुख्य नाड़ी बताई गई है, मतलब हठ का मतलब हठी से नहीं है। नहीं, हठ का मतलब हठी से नहीं है। आधुनिक युग में जो ये हठ योग के बारे में इस तरह की चीज़ें चलती हैं या तंत्र के बारे में इस तरह की भ्रांतियाँ चलती हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। अगर हम शास्त्रों का आंकलन करेंगे या शास्त्रों को देखेंगे, हठ योग की परिभाषाओं को देखेंगे, तो उसमें इस तरह की भ्रांतियाँ नहीं मिलती कहीं पर भी। ये भी माना गया कि हठ योग उसका जो आदि देव हैं, आदि प्रवक्ता हैं, वो स्वयं भगवान शिव हैं। क्या कितना? हाँ जी, वो सभी जो हठ योग के ग्रंथ हैं, जैसे हठ योग प्रदीपिका हो गई, हठ रत्नावली होगी, शिव संहिता होगी, तो ये सभी में जो है शिव को ही आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। और शिव का और जो पार्वती का संवाद जो चलता है उसमें बहुत सारा इस तरह का हमें देखने को मिलता है। पार्वती जो है जीवन के आधारित या फिर मोक्ष को लेकर के बहुत सारे प्रश्न करती हैं शिव से, तो उनका जो संवाद चलता है उससे एक तंत्र निकल के चलता है, एक तंत्र निकलता है जिसको शैव तंत्र बोलते हैं। तो शैव तंत्र में फिर वीर शैव के अंदर फिर ये आपकी कपालिक, चांडिक, लिंगायत ये परंपराएं चलती हैं। और उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो इधर कश्मीर शैव दर्शन एक अच्छे रूप में मिलता है हमें देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी में 1984 से योग की शिक्षा चल रही है। हजारों विद्यार्थी यहाँ से योग के शिक्षक बनकर, योग गुरु बनकर के देश में और देश के बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
मुझे बताया गया कि जब 1984 में यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हुआ तब यहाँ विद्यार्थी डिप्लोमा लेकर के गए, और जब 1992 में यहाँ डिग्री कोर्सेज शुरू हुए तो तब जो है यहाँ 4 विद्यार्थियों ने पहली बार एडमिशन लिया, जिनमें एक प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी करमवीर भी थे। और आज के समय में भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में 200 से ज़्यादा योगाभ्यासी हैं, योग के छात्र हैं। अभी भी 3 जो हमने सेलेक्ट किए हैं, ऐसे एमएससी पार करने के बाद जो अब आगे अपना शोध कार्य करेंगे या आगे उन्हें क्या करना है वो तय करेंगे, उनसे उनका रिएक्शन लेंगे। आप योग के क्षेत्र में आए, अपने करियर को लेकर आए, आपने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है? कैसा डिसीजन रहा आपका? योग में हमारी सर्वप्रथम रुचि थी। रुचि के अलावा मैंने देखा कि इस समय विश्व में और देश में एक अच्छे बेहतर योग शिक्षकों की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी जाकर के योग को सरल भाषा में, आसान भाषा में लोगों को बता सके, समझा। आपकी क्या प्लान है आगे की? मेरी इसी तरह का गुरुकुल बनाने का, और देश के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, वहाँ अपनी प्रोफेसर बन के वहाँ सेवा देने की इच्छा है मेरी। बिल्कुल, मतलब दोनों इच्छाएं हैं, पढ़ाने की भी इच्छा है और एक इस्टेब्लिशमेंट करने की भी इच्छा है, ताकि इसी तरह के गुरुकुल में आगे की शिक्षा दे सकें। आप अपना परिचय, आपका निर्णय और आपका आगे का विजन, तीनों बातें बताएं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैंने यहाँ से एमएससी 4th सेमेस्टर अभी कंप्लीट किया है। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि योग के वास्तविक ज्ञान को लोगों के सामने लेके आएं, क्योंकि आज के समय में योग को इस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है जिसका कोई भविष्य नहीं है। और यहाँ जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है वो प्रोफेशनल व्यवस्थित तरीके से दी जा रही है कि कैसे बॉडी अलाइनमेंट के साथ योग को सिखाना है, कैसे हमारे ग्रंथों में जो योग का वर्णन किया गया है उस वास्तविक ज्ञान को लोगों के सामने लेके आना है। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं इस वास्तविक ज्ञान को लोगों के सामने लेके आऊं। जी, एक और छात्र हमारे साथ हैं, एमएससी योगा हैं। आप हमें बताइए कि आपका परिचय क्या है, आपका निर्णय कैसा रहा जो आपने योगा लिया, और साथ में आपका विजन क्या है, आगे की प्लान क्या है? जी बिल्कुल, मेरा नाम राहुल कुमार ठाकुर है, मैं बिहार से आया हूं और मैं यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में हमारे गुरुजी, जो इससे पहले मैंने PGDYS 1 साल का डिप्लोमा किया, वहाँ के गुरुजी ने हमें इनका सुझाव दिया कि यहाँ का गुरुकुल काफ़ी अच्छा है और यहाँ से करने के लिए तो हमने यहाँ आकर कंप्लीट किया एमएससी, और गुरुजी का ने भी काफ़ी अच्छा हमें पढ़ाया लिखाया। और आगे का विज़न, हमने इस क्षेत्र में आने का कारण यह था कि हमें बार बार लग रहा था कि इससे पहले मैं 2-2.5 साल काम किया हूँ अकाउंट्स के क्षेत्र में, तो मैंने बार बार ये अपने मन में विचार आता है कि आखिर में ये जीवन का यही जैसे जीवन है क्या, सुबह में ड्यूटी जाना और शाम में घर आना। तो बार बार यह विचार मंथन चल रहे थे, तो इसकी सत्यता क्या है, आखिर में यही है क्या जीवन। तो फिर मैंने योग के विषय में जाना, और योग के बारे में जब जाना तो मैं हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने बताया कि तुम गलती से बहुत अच्छे क्षेत्र में आ गए हो, तुम इसे गलती से अच्छे क्षेत्र में आ गए हैं, वरना कहाँ जाते कुछ पता नहीं है। कुल मिलाकर जिस तरह का समय चल रहा है, जो रफ्तार है विकास की कहिए या तकनीक की कहिए, और उससे जो कई बार दिमाग पर तनाव आता है और कई बार भटकाव भी आता है, जब हम इस सारे भटकाव के दौर में अगर योग मुद्रा में जाएंगे, जब हम ध्यान लगाएंगे, तो जाहिर तौर पर हम कंसंट्रेट होंगे और हमें वो रास्ता मिल सकेगा जो रास्ता निसर्ग के आसपास है, जो रास्ता पूरी तरह से वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलना चाहिए। तो हम भी चलते हैं और इस योग यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।